लेक्चर नंबर 29 CMA। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 4। इसकी बिल्कुल डिटो कॉपी है 3। क्वेश्चन 5 आपको घर से करने के लिए दिया था। क्वेश्चन 5 ज़रा टैली करें जल्दी से। क्वेश्चन 5 जल्दी से, बस खामोश रहना है, बोलना नहीं, दिखाना ज़रा बेटा। क्वेश्चन 5 ये दारा आइसक्रीम पार्लर चलाता है और आपको वीकली इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये जो वीकली इंफॉर्मेशन दी हुई है सेल, ये 5 लाख रुपए है। इसके अंदर है सेल प्राइस इनटू सेल यूनिट्स। उसके बाद आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, लिखा नहीं टोटल। जब खाली वेरिएबल कॉस्ट लिखा है तो ये टोटल ही है 3,50,000। इसके पीछे भी ये फॉर्मूला लग गया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेल यूनिट्स। और माइनस क्या की हुई है, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट ये इसका प्रेजेंट डेटा है और ये आइसक्रीम मेरा ख्याल है बेचता है, आइसक्रीम पार्लर के थ्रू है। ये चाह रहे हैं कि आइसक्रीम के साथ साथ एक नई प्रोडक्ट ऐड की जाए, फ्रोज़न योगर्ट। फ्रोज़न, और नीचे सारा डाटा फ्रोज़न योगर्ट का, या इसमें भी कोई चेंज है तो वो दिया होगा। अब रिक्वायरमेंट क्या थी, सबसे पहले वैसे पढ़ते रिक्वायरमेंट ही हैं। रिक्वायरमेंट ये थी कंप्यूट द कॉस्ट गैप। पर यूनिट पे नहीं कहा तो ये टोटल में निकलना है। कहीं नहीं लिखा हुआ कैलकुलेट कम कॉस्ट गैप पर यूनिट। जब भी डाटा टोटल में और रिक्वायरमेंट में पर यूनिट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है जवाब भी टोटल में ही निकालना है, जवाब भी टोटल में निकालना है। अब उसने जो डाटा दिया हुआ था वो ये था, 800 यूनिट्स बिकेंगे फ्रोज़न कप के 190 की सेल प्राइस पे। लेकिन इसकी वजह से आइसक्रीम का सेल वॉल्यूम 10% बढ़ जाएगा। आइसक्रीम का सेल वॉल्यूम 10% बढ़ जाएगा। आइसक्रीम का सेल वॉल्यूम 10% बढ़ेगा। वॉल्यूम खाली यहाँ नहीं इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। तो जिसने सिर्फ इसको 10% बढ़ाना है वो गलत होगा बच्चा। ये भी 10% बढ़ाओगे, ये भी 10% बढ़ाओगे, क्योंकि वॉल्यूम इन दोनों में आ रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो याद रख लो कि वेरिएबल कॉस्ट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। आपने जो 10% आइसक्रीम कप ज़्यादा बेचने हैं, वो आइसक्रीम कप का मटेरियल होगा तो बेचोगे ना। आइसक्रीम कहाँ से बननी है, हवा में तो नहीं आनी। उसका उतना आइसक्रीम का मटेरियल, ये वो सब कुछ जो भी आइसक्रीम बनाने की या देने की कॉस्ट है वेरिएबल, ये वो अगर ये कप में बिकती है आइसक्रीम भी, तो एक कप की जो वेरिएबल कॉस्ट है ये एक कप की सेल प्राइस होगी। तो जितने नंबर ऑफ कप्स या नंबर ऑफ यूनिट्स, मुझे नहीं पता क्या है कप्स में बिकती है किस में, लेकिन मैंने ये जानबूझ के इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको ये बता सकूं। पेपर में कुछ बच्चे सिर्फ ये सेल को 10% बढ़ा के आए थे। अच्छा, पहली तो बात ये है, बच्चे यूनिट ढूंढते रहे इसके। आइसक्रीम के यूनिट्स की तरह सर उसने दिए नहीं। जब भी ये ब्रेकअप ना दिया हो तो इस टोटल को इंक्रीज डिक्रीज करते होते हैं। इस टोटल को इंक्रीज डिक्रीज करना है। ये दूसरी बात सीखने वाली है। अगर किसी भी रकम का टोटल दिया है, ब्रेकअप नहीं दिया, 2 रकमों में से एक दी हो ना, दूसरी फाइंड हो जाएगी। मतलब मैं आपको कह देता प्राइस इतने रुपए है, 500 रुपये का एक कप है, तो फिर आप ये यूनिट्स निकाल लेते हैं।
जब दोनों चीज़ें नहीं ना दी हुई, अब नहीं मैं फाइंड कर सकता। अब मुझे इस टोटल अमाउंट को ही लेके चलना है, इसी में प्राइस का चेंज, इसी में वॉल्यूम का चेंज लेना है और एक एक करके चेंज लेना है। हर चीज़ का चेंज अकेले अकेले लेना है, लेकिन सेल प्राइस का चेंज इधर नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है, दोनों रकमें फ़र्क है। ये कॉमन है तो इसका इफेक्ट इधर भी शिफ्ट होगा। तो कितना उसने कहा है, वॉल्यूम कितना बढ़ेगा 10%। तो मैं ये 5 लाख से बढ़ा के 550 कर दूंगा और ये 350 से बढ़ा के 385। वेरिएबल कॉस्ट योगर्ट की दी है, फिक्स कॉस्ट 12% बढ़ेगी तो वो ये 1,12,000 हो जाएगी। टारगेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है योगर्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद? हाँ जी, ये कंपनी का प्रॉफिट है ना कि योगर्ट का प्रॉफिट, पूरी कंपनी का जिसकी 2 प्रोडक्ट है, आइसक्रीम योगर्ट। तो आपने सवाल को इकट्ठा लेके चलना है, आइसक्रीम का डाटा प्लस योगर्ट का डाटा मिला के कंसोलिडेटेड डाटे पे टारगेट कॉस्टिंग लगानी है। ये कहीं नहीं कहा रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द कॉस्ट गैप ऑफ योगर्ट ओनली, कंप्यूट द कॉस्ट गैप ऑफ आइसक्रीम ओनली, नहीं कहा हुआ। तो ये कंबाइंड डाटे पे निकलेगी। 3 बातें काम की है। नंबर 1, ये सवाल ये बता रहा है जब भी किसी रकम का टोटल दिया हुआ है और उसका ब्रेकअप नहीं दिया हुआ तो आपने टोटल में चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी है, और जितनी चेंजेस हैं 1 बाय 1। मसलन सेल प्राइस 5% बढ़ रही है, वॉल्यूम 10% गिर रहा है। कई बेवकूफ़ क्या करते हैं, 5% बढ़ रहा है 10% कम हो रहा है, नेट करो रिमेनिंग 5%। गलत सोल्यूशन है ये, गलत सोल्यूशन है ये आदत अपनी छोड़ देंगे जो आप फनकारियाँ लगाते रहे ना QM में। 5% बढ़ रहा है ये चेंज अलहदा होगी, 10% कम हो रहा है ये चेंज अलहदा है। तो 5% बढ़ रहा है तो इंटू 1.05, और जब 10% कम हो रहा है तो उसको इंटू क्या करना होता है 0.90। तो लेकिन यहाँ पे उसने कहा था कि आपका वॉल्यूम 10% बढ़ रहा है, बस यही कहा हुआ था। अच्छा, मैं पहली बात क्या बता रहा था, पहला ये है कि अगर ब्रेकअप ना हो तो टोटल पे चेंज ले आओ। दूसरा, जब भी वॉल्यूम चेंज होगा, रेवेन्यू चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट लाजमी आपने चेंज करनी है, कहे या फिक्स नहीं करनी चेंज। ये बेसिक का चैप्टर आ गया। बेसिक्स ये कहती है वेरिएबल कॉस्ट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम पे डिपेंड। वॉल्यूम बढ़े प्रोडक्ट का, कम हो। ये जो बढ़ी है ना 12%, ये कोई इन्फ्लेशन या शायद आपने कोई एक्स्ट्रा उसने बताया हुआ मार्केटिंग की है तो बढ़ी है, खुद ब खुद नहीं बढ़ी, ये आपने जानबूझ के बढ़ाई है कि भाई नई प्रोडक्ट है, योगर्ट को कैसे लोग जानेंगे, चलो मार्केटिंग कर लेते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। सबसे पहले हमने निकालना होता है टारगेट कॉस्ट को, दोनों प्रोडक्ट को इकट्ठा करेंगे तो सेल प्राइस नहीं लेंगे, सेल रेवेन्यू लेंगे। 5 लाख का रेवेन्यू था आइसक्रीम का, इसको 10% बढ़ा लें तो 550 आ जाएगा जमा। दूसरी प्रोडक्ट का रेवेन्यू था 190 रुपए पे बिक रहा है कप, और पर कप, और 800 कप्स बिकने हैं, ये इसका रेवेन्यू निकल आएगा। सेल माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो 14% सेल पे होता है। सेल अभी निकाल लें, 702, इसका 14% कर लें, 98 माइनस करेंगे 60, सोल्यूशन ना होता 33720, सोल्यूशन ना होता तो ये आपने कहना था टैली करा दें। अब सोल्यूशन मौजूद है तो छापा लगाए हैं कई लोग बगैर सोचे समझे, ये अब आपको नुकसान है। बाकी समझदार हैं, अब आप खुद ही फेल होंगे जो देख देख के करते हैं, और जो खुद करके देखते हैं वो ठीक है, गलत मल तो हो जाता होता है, कोई नहीं। स्टेप 2, हाँ जी, करंट टोटल कॉस्ट। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, बल्कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आइसक्रीम की टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी 3.5 लाख, उसमें ये 10% वॉल्यूम का जो इफेक्ट था उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 150 रुपए पर कप, और 800 कप है, देखिए ना 800 इधर भी इस्तेमाल हुआ इधर भी जी।
505,000 टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख थी पहले, 12% का इंक्रीज मार्केटिंग की वजह से कहा है 1 लाख, तो टोटल कर लो। तो ये करंट कॉस्ट टारगेट से ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा है वो कॉस्ट गैप है। वन 13280। हाँ जी ठीक है। अब आपको कोई मसला है तो पूछ लें, इसमें जिसने किया है और उसको कोई मसला है, सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आ रहा जी। योगर्ट का क्यों, योगर्ट का कहाँ से क्या है, उसमें 1 लाख है। आइसक्रीम का हाँ ये लिखा तो हुआ है। अच्छा ये योगर्ट का नहीं आएगा, ऐसे लिख लो, ₹1,00,000 आइसक्रीम का, ऊपर वाला 12,000 योगर्ट का। मैथ नहीं आता तुम्हें, जान दे बोंगी मारन थी। ये ₹1,00,000 भी आ गया, 12,000 आया, टोटल 1,12 हो गया। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट की नहीं होती, ज़्यादातर फिक्स कॉस्ट होती है इदारे की। हाँ प्रोडक्ट की वजह से बढ़ रही होती है, इदारे की होती है फिक्स कॉस्ट। तो ये इदारे की फ़िक्स कॉस्ट थी जब तक इदारा आइसक्रीम बेच रहा था। जब आइसक्रीम के साथ साथ योगर्ट बेचना शुरू की तो उन्होंने फ़िक्स कॉस्ट थोड़ी बढ़ा ली। तो ये काम तुम कर रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो, मैथ तुम्हारा कमज़ोर है। गलत तो नहीं है ये भी, ये प्रेजेंट मैं वो करता हूँ। अब तुम समझ रहे हो वो लाख नहीं आया बेटा, ये 1,12 आया, इसके अंदर लाख वही पुराने वाला ही है। क्वेश्चन 4 पे आओ भाई। ये बस हमने एक सवाल करना है आज, 3 घर से आपने खुद करना है। रिक्वायरमेंट को अभी छोड़ दें, इस सवाल की रिक्वायरमेंट बड़ी अजीब है, रिक्वायरमेंट को देख के कुछ नहीं पता चलेगा, तो रिक्वायरमेंट को छोड़ दें। क्वेश्चन 1 भी दिया हुआ था शायद कल, उसमें का मसला। अच्छा क्वेश्चन 4 की रिक्वायरमेंट अभी छोड़ दें, गैप तक आए पहले, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन में वो कहता है हाई टेक, हाई टेक क्वेश्चन 4 में भाईजान सवाल पढ़ें। जब सवाल देखो, हाई टेक असेंबल्स एंड सेल वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये पुर्जा जात बनाते हैं। असेंबल्स एंड सेल का मतलब पुर्जे जोड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं, पुर्जे खुद नहीं बनाते। पुर्जे बने बनाए आ जाते हैं बाहर से, ये इम्पोर्ट करते हैं, ये क्या भी, उसको जोड़ते हैं और प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। कंपनी इज वर्किंग ऑन अ प्रपोजल ऑफ असेंबलिंग अ न्यू कंपोनेंट EXV99। टारगेट कॉस्टिंग वैसे ज़्यादातर न्यू प्रोडक्ट के लिए होती है। ये सवाल वैसे ही कॉन्सेप्चुअली गलत था, इसमें नई पुरानी को मिला के डाटा दिया हुआ था। टारगेट कॉस्टिंग है ही नई प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, उसमें पुरानी का डाटा मर्ज नहीं करना। इस सवाल का जवाब भी गलत है 1-2 जगह पे थ्योरी में। तो जिसने भी बनाया है बस वो तुक्के से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, उसको पता कुछ नहीं है, गोंगलू चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आगे चले, वो कहता है बेस्ड ऑन द स्टडी, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट सर्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन वर्कड आउट। प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम सेल, लाइफ टाइम सेल का मतलब होता है जब तक ये प्रोडक्ट बिकेगी, 5 साल 10 साल मुझे नहीं पता, लाइफ टाइम जितने साल भी चलेगी, टोटल इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बिकेंगे, 5 लाख। ये इसलिए दिया हुआ है कि आप टोटल में सवाल हल कर सकें। आगे सेल प्राइस पर यूनिट दिया है 11,000 रुपए। टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, तो अब ये 40% किसका लेना है, 40% किसका लेना है। सुन ले, जब भी ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कुछ नहीं लिखा तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑफ सेल है, ऑफ के बाद अली बेस सेल है। हमारी पूरी सीए की फील्ड में चाहे FR1 है, FR2 है, CMA है और MFA है, CA फाइनल में BFD है, जो मर्जी फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ लें, जब भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा
उसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मींस 40% ऑफ सेल। 40% ऑफ, तो सेल का करो जरा 40%, पकड़ो कैलकुलेटर। 11,000 का 40% क्या बनता है? 11,000 रुपए की थी ना प्राइस, 11,000 रुपए की सेल प्राइस थी पर यूनिट। 40% तो माइनस करके टारगेट कॉस्ट निकालो फटाफट। 60। लो जी, पहला स्टेप तो परफॉर्म करो, कॉपी पे, कॉपी पे करो परफॉर्म। चलो स्टेप नंबर 1, हेडिंग दो टारगेट कॉस्ट। अब आपकी मर्जी है पर यूनिट पे करना है, टोटल में करना है। मैं टोटल में करा देता हूँ। लिखे पहले टारगेट कॉस्ट, हेडिंग क्या देनी है? टारगेट कॉस्ट। अंडरलाइन कर ले, नीचे वाली लाइन में लिखे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और सामने रकम लिखे उसके। स्पेस छोड़ के लिखते होते हैं, राइट साइड पे रकमें लिखते होते हैं हमेशा। 11,000 रुपये, ऊपर रुपीज़ लिख लें या साइड पे रुपीज़ लिख लें। 11,000 रुपये पर यूनिट माइनस, इसमें से माइनस करें रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखें, कैसे आएगा ये? पर यूनिट पे आएगा। तो नीचे वाली लाइन में चाहे लिख लें अगर जगह ना हो तो, 11,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 40%, तो इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा 4400। माइनस करेंगे तो 6600 आ जाएगी टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अब मैं टोटल में करना चाह रहा हूँ, वैसे आप पर यूनिट पे भी इत्तेफाक कर सकते हैं। मैं वैसे क्योंकि यूनिट जब दे देता है मैं टोटल में कर लेता हूँ सवाल। वैसे गलत नहीं है, मेरा ख्याल है मैंने नोट्स में शायद, पता नहीं है मुझे टोटल में किया, मैं ज़रा नोट्स में शायद मैंने पर यूनिट पे किया हुआ है। हाँ अच्छा, बाद में किया है। चलो इधर पर यूनिट पे ही करते हैं फिर, ताकि दोनों सोल्यूशन आ जाए आपके पास। वैसे वहाँ पे पहली बार पर यूनिट पे ही किया हुआ है। तो कितना आता है? 6600। मेरी वैसे आदत है जब यूनिट्स आ जाए तो मैं टोटल में सवाल हल करने को प्रेफर करता हूँ। नेक्स्ट आ जाए, लिखे हेडिंग दें स्टेप 2, करंट कॉस्ट पर यूनिट। करंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ EXV99। करंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ EXV। अब ये बुलेट नंबर 1 से लेके नीचे 4 तक एक दफ़ा सवाल सारा पढ़ लो, क्योंकि मैंने बुलेट बाय बुलेट करवाना है। पढ़ लो, करना नहीं अभी, पढ़ लो पहले। ये ना हो एक बुलेट की बात दूसरे में मिल जाए, दूसरे की तीसरे में हो, तो ये सारे बुलेट्स पढ़ लो ज़रा, ताकि एक दफ़ा सवाल की स्कीमिंग हो जाए।
हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लें जल्दी जल्दी। करंट कॉस्ट के लिए ये सारा सवाल फैलाया होता है। ये जितना डेटा दिया हुआ है ये किसके लिए दिया है? अगर मैं आपसे पूछूं इस सवाल में जो प्रोडक्ट है उसका क्या नाम है? कॉम्पोनेंट EXV99। प्रोडक्ट का नाम है EXV99। इस प्रोडक्ट को बनाने में कितने मटेरियल लगते हैं? 3। पता लग गया? तो अभी सवाल हल करने से पहले हम ढांचा बना सकते हैं। मैं यहाँ 3 मटेरियल लिख सकता हूँ। मटेरियल ए, पता नहीं ए है क्या नाम, मटेरियल XX, YY, Z। मटेरियल में जो वेस्टेज है क्या वो मौजूद है? ये धोखा देने के लिए उसने लेबर के पैराग्राफ में दी हुई है, ताकि जो बच्चा पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ के सोल्यूशन कर रहा हो ना, उसको कटिंग पे मजबूर किया जाए। इसलिए पहले पूरा सवाल पढ़ लेना चाहिए। या आई क्या अपने नीचे बुलेट नंबर 2 की आखिरी लाइन में मटेरियल की वेस्टेज बताने का क्या तुक है? ये तो मटेरियल का पैराग्राफ नहीं था, उसके साथ ही मेरा ख्याल है पता नहीं किस मटेरियल में 6% वेस्टेज है, YY में, Z में या Z में, X में, XX में, और 6% के बाद ऑफ नोट कर लें। 6% ऑफ लिखा हुआ है, 6% ऑफ इनपुट क्वांटिटी। एक वेस्टेज रेट है मटेरियल का कि चेंज ऑफ वेस्टेज रेट है? मैंने कहा था जब भी एक वेस्टेज रेट होगा तो लॉस की परसेंटेज दे देगा, और जो क्वेश्चन में मटेरियल दिया होगा केजी लीटर वो होगा जो एक मुकम्मल यूनिट पे प्रोडक्ट पे लगना है। XX का प्रोडक्ट पे लगने वाला मटेरियल कितना है? XX का 1 यूनिट लगता है, लेकिन उसमें तो वेस्टेज भी नहीं है शायद। YY का कितना लगता है? 1 पॉइंट, ये अभी वेस्टेज के बगैर है। ये वो है जिसको मैं इंग्लिश में लिखता था मटेरियल यूज्ड ऑन प्रोडक्ट। उसने यहाँ पे इंग्लिश में एक लफ्ज लिखा हुआ है नेट क्वांटिटी। नेट क्वांटिटी का मतलब ही यही होता है कि ये वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट पे लगता है। वेस्टेज शामिल करके जो टोटल इनपुट आती है उसको ग्रॉस मटेरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्या मेरी बात समझ आ गई? तो नेट मटेरियल आउटपुट का लफ्ज आ जाए, मटेरियल नेट का वर्ड आ जाए, मटेरियल यूज्ड ऑन ईच कंप्लीट यूनिट, ये अल्फाज आ जाए, इन सब का मतलब एक ही है कि ये वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट पे लगा है। ज़ाया होने वाला अभी इसमें शामिल हमने करना है, अभी इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह मटेरियल जी जो है उसका 1 यूनिट पे क्या लगता है? 1 यूनिट लगता है। आगे उसने रेट्स दिए हुए मटेरियल के, मेरा ख्याल है रुपीज़ में। किसी का जो यूनिट्स में है वो पर यूनिट दिया होगा, जो केजी में है उसका रेट किस तरह दिया होगा? पर केजी। ठीक है, तो पहले इसका मतलब है 3 मटेरियल है। लेबर के पैराग्राफ में कितनी तरह की लेबर है? दूसरा बुलेट लेबर का है, मेरा ख्याल है कोई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, इस तरह कोई कैटेगरीज नहीं है, एक ही तरह की लेबर। स्किल्ड लिखा है, बस ये एक ही टाइप की लेबर है। अब लेबर के घंटे चाहिए और लेबर का रेट चाहिए, बीच में एक सेटअप टाइम आ गया है। सेटअप टाइम हमने कहा था नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है, आइडल टाइम होता है। सेटअप टाइम कौन सा टाइम होता है? आइडल टाइम या नॉन। मैंने क्या कहा था? सेटअप टाइम में वर्कर प्रोडक्ट बनाने से पहले मशीन को तैयार करता है, जिस मशीन पे वो बना रहा है। तो लिख लें ये सेटअप टाइम मीन्स प्रिपरेशन टाइम ऑफ द मशीन जिस पे वो प्रोडक्ट बना रहा है, और ये प्रोडक्टिव टाइम नहीं होता वर्कर का, ये नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है। ये मैंने कहाँ बताया था? सेटअप टाइम नॉन प्रोडक्टिव टाइम कहाँ बताया था? अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड में। बेसिक वाले सब गलत हैं। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स में बताया था, एफओएच के चैप्टर में पहला सवाल ज़िया टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, वहाँ मैंने बताया था कि जो भी टोटल टाइम होता है उसमें से प्रोडक्टिव टाइम अलहदा कर लेते हैं, नॉन प्रोडक्टिव टाइम अलहदा। लेकिन यहाँ पे तो अलहदा उलहदा वाली बात नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये पता हो, ये वो नहीं छापा लगाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट ये पता हो कि सेटअप टाइम इज़ द नॉन प्रोडक्टिव टाइम, सेटअप टाइम इज़ द लॉस टाइम। वर्कर की भी वेस्टेज है सवाल में। असल में इस लाइन का मतलब है सवाल में वर्कर के टाइम की वेस्टेज है,
अगर आपने ये लाइन पढ़ी थी तो ठीक है, नहीं पढ़ी और आपके ऊपर से गुजर गई तो आपको ये पॉइंट पिक नहीं हुआ, तो यही सबसे मुश्किल बात है सवाल की कि इसमें उसने जानबूझ के लेबर का जो वेस्टेज टाइम है वो सीधा प्लेट में रख के नहीं दिया, उसने ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं जिससे बच्चा परेशान हो जाए, यार ये सेटअप टाइम का क्या करना है। असल में इससे आप लेबर टाइम की वेस्टेज की वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे? आगे चलो, बुलेट नंबर 3 में क्या है? ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स दिए हुए हैं, 2 वॉल्यूम पे दिए हुए हैं, 2 वॉल्यूम पे दिए हुए हैं, ठीक है, 2 वॉल्यूम पे दिए हैं, 2 एक्टिविटी लेवल पे। अब पता नहीं ये वेरिएबल वाले हैं कि फिक्स वाले हैं, चेक करो, मैंने आपको बेसिक्स में बताया था। अगर तो ये फिक्स होंगे, टोटल में सेम होंगे, पर यूनिट पे चेंज। अगर ये वेरिएबल है तो ये पर यूनिट पे, अगर ये सेमी वेरिएबल है फिर दोनों में चेंज होंगे जी। अगर ये वेरिएबल भी चेंज, अब बेसिक इस सवाल में सारी बेसिक घूम के आई है दोबारा, तो देखो ज़रा ये चेक करना कैसे चेक करते होते हैं। यूनिट्स चेंज हो रहे हैं या यूनिट है या जो घंटे हैं, घंटों के चेंज होने से, घंटों के चेंज होने से, और भाई चेक करो, तुम बैठे हो मलंगों की तरह, चेक करो, यूनिट्स के चेंज होने से, घंटों के चेंज होने से खर्चे चेंज होंगे, ओवरहेड्स को चेंज करें। हाँ चेक करो क्या आते हैं तुम्हारे पर यूनिट। हाँ जी मेरे साथ साथ चलें। 65.6 मिलियन रुपीस, किधर हो? हम इधर खड़े हैं, तुम साथ नहीं होते सवाल में। रीडिंग ही मेन काम है बेटा, आप रीडिंग में इधर उधर देख रहे हैं जैसे पार्टी चल रही है, तो रीडिंग में साथ रहेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो आप छापा ही लगाई जाएंगे बस। तो 60 पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा, मैं बता दूं, बड़ी परेशानी होगी तुम्हें टेस्ट में आगे डिसीजन मेकिंग के। 65.6 मिलियन रुपीस डिवाइडेड बाय कितने घंटे हैं? 950 या जो भी हैं, तो ये पर जो रेट निकल आएगा वो डिफरेंट आ रहे हैं दोनों। इसका मतलब है इसमें फिक्स भी शामिल है, तो हाई लो लगना है, कहीं कहा नहीं हुआ हाई लो से ये अलहदा होंगे, फिक्स अलहदा होते हैं और वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होंगे? अलहदा। आगे बुलेट नंबर 4 में किसी मशीन का जिक्र है, किसी, तो मशीन की कॉस्ट तो एसेट की कॉस्ट होती है, हमें तो एक्सपेंस चाहिए, तो हम इस मशीन की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे। मशीन ही ना लिख देना, मशीन एक्सपेंस नहीं होती, जिसने यहाँ मशीन की कॉस्ट लिख दी वो गलत है। मशीन की डेप्रिसिएशन आएगी ना बताए तो स्ट्रेट लाइन या जो भी तरीका लगता है, इसमें वैसे यूनिट ऑफ आउटपुट शायद लग जाए, बाकी तो और कोई तरीका नहीं है। लाइफ यूनिट बताए हुए हैं ना लाइफ के, हाँ जी ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट पे निकाल लेंगे। हाँ जी, अब मैं सवाल पे आता हूँ 1 बाय 1। अभी मैंने सवाल में ओवरऑल एक स्कीमिंग की है, आपके ऊपर से ही गुजर गई होगी कईयों के, तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। अब ज़रा ये इसीलिए मैंने स्कीमिंग किया ताकि मैं इसका ढांचा बनाऊँ, फिर मैं पढ़ूंगा एक एक लाइन और वो वर्किंग करके यहाँ लाऊंगा। अब मैं सवाल ध्यान से दोबारा खुद पढ़वाऊँगा और फिर फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आनी होती है डायरेक्ट, ढांचा बना ले मेरे साथ, ये डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट। तो इस सवाल में कितने, क्यों मैंने ये अभी स्कीमिंग इसलिए किया ताकि मैं ये नाम लिख सकूं आइटम्स के। मटेरियल कौन कौन सा है? पार्ट नंबर XX, ब्रैकेट में ये जगह खाली छोड़ देंगे, ये आएगी, ठीक है, अभी रकमें छोड़ दें। पार्ट नंबर YY, पार्ट नंबर ZZ, ये 3 मटेरियल है बुलेट नंबर 1 से। इन तीनों को जमा करके, या ना भी करो वो बाद में हो जाना है, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। तो हमेशा जब मुश्किल सवाल लेंथी होता है तो एक दफ़ा सवाल पढ़ें, समझ नहीं आना चलो आइटम्स का पता चल जाएगा, फिर ढांचा बनाएं, फिर जो आसान रकम लगती है वो पहले लिख लो जी। अच्छा जी, इसके बाद ऐड लेबर कॉस्ट, एक लाइन छोड़ दे, नीचे को कैलकुलेशन कर लेंगे, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स OAR की बेस पे,
फिक्स्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलती है जगह जगह OAR की बेस पे। कुछ बच्चे इकट्ठे करके लिखना चाहते हैं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है जो इकट्ठा लिखना चाहें। FOH कॉस्ट एट द रेट ऑफ OAR, इधर इन दोनों का OAR निकल सकता है, वो कैसे आप भी निकालेंगे। फिर उसके बाद आएगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ न्यू मशीन, जो आप इस प्रोडक्ट के लिए लेंगे, ये जमा करेंगे एक लाइन छोड़ के, करंट कॉस्ट पर यूनिट। ले जी, ये हमने इसका ढांचा बना लिया। अब इसकी एक एक करके फिलिंग करनी है। ये बुलेट नंबर 1 से मिलेगा मेन, ये बुलेट नंबर 2 से मिलेगा, ये बुलेट नंबर 3 से मिलेंगे, इनका डाटा ज़्यादा, और इसका डाटा बुलेट नंबर, लेकिन कुछ डाटा इधर उधर घुमाया फिराया हुआ है, नेचुरल है। जैसे इधर वेस्टेज का डाटा बुलेट 2 में दिया हुआ है, और यूनिट्स का डाटा इन बुलेट से भी ऊपर दिया हुआ है जी। सबसे पहले नई मशीन की डेप्रिसिएशन निकालें। मैं आसान रकमों से फिलिंग करता हूँ। सबसे पहले नई मशीन की डेप्रिसिएशन निकालें तो फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। नहीं दी, लाइफ के यूनिट्स दे दिए हैं। लाइफ के यूनिट्स कितने दिए हुए ऊपर? 5 लाख। कहाँ दिए? ऊपर टॉप पे। तो जब इन्वेंट्री ना हो तो प्रोडक्शन भी वही होते हैं। हाँ जी जी बेटा, कितनी कॉस्ट थी? बल्कि मैं पढ़ रहा हूं, अ स्पेशल मशीन दैट वुड बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ EXV99 वुड बी परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 15 लाख। ये मशीन की परचेज कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन है 15 लाख माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई, डिवाइडेड बाय लाइफ नहीं है, लेकिन लाइफ के यूनिट्स पता है। लाइफ में 5 लाख यूनिट बना के बेचने, बनाए बगैर नहीं बिकने, बनाओगे तो बिकेंगे ना। तो ये मेरा ख्याल है एक यूनिट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3 रुपए पर यूनिट। ठीक है जी। अब तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर XX को पढ़ते हैं। क्या कहता है? बुलेट नंबर 1 पढ़ रहा हूं मैं। कहता है बुलेट नंबर 1 से ऊपर वाली लाइन क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द न्यू कंपोनेंट इज एज फॉलोस। 1 यूनिट ऑफ EXV वुड रिक्वायर। देखिए 1 यूनिट का जिक्र किया है। 1 यूनिट मतलब एक मुकम्मल यूनिट, ज़ाया होने वाली चीज़ें इसमें शामिल नहीं है अभी। एक मुकम्मल यूनिट बनाने में 3 पुर्जे लगेंगे, पावर XX, पावर YY, और नेट क्वांटिटी का मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट पे असल खालिस लगेगा ज़ाया होने वाले के अलावा। 1 यूनिट 1 पर, और आगे ये रेट दिया हुआ है। कहता है द अबव पार्ट्स वुड बी इम्पोर्टेड इन अ लॉट। लॉट कहते हैं बैच को। ये जो आपके पुर्जे हैं ना, ये लोकली नहीं बनने, ये आपने कहीं से इंपोर्ट करने हैं। लॉट का मतलब होता है खास क्वांटिटी में खरीदे जाएंगे, और वो क्वांटिटी कितने यूनिट की प्रोडक्शन करने के लिए काफ़ी होगी? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ EXV99। मेरे लिए ये लाइन की कोई अहमियत नहीं है, मैं तो सवालकारी पर यूनिट पे रहा हूँ। टोटल में कर रहा हूँ तो देख सकता हूँ इस लाइन को। फिलहाल मैं ये लाइन इग्नोर कर रहा हूँ भाई। चाहे आप 100 करके मंगवाओ, 1500 करके मंगवा पाए, जिस तरह मर्जी मंगवाओ। मैंने तो यहाँ पर 1 यूनिट की मटेरियल कॉस्ट लिखनी है बस। इस लाइन का हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं। हाँ, ये लाइन का इस्तेमाल है। कस्टम ड्यूटी, अदर इंपोर्ट चार्जेस कितने % होंगे? हमने इंट्रो में भी पढ़ा है और हर जगह पढ़ा है। जब किसी चीज़ को ख़रीद के लाने पर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हों, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हों, कस्टम वापस नहीं होता, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हों, तो वो कॉस्ट का क्या बनेगा? ऊपर वाली कॉस्ट बढ़ाओ ज़रा, मटेरियल XXY सबकी बढ़ाओ। चलो, जो आपको ऊपर ये कॉस्ट दी है ये कस्टम के अलावा होती है। ये जम्पशन होती है कि अगर कस्टम अलहदा दिया है तो इसमें अभी शामिल नहीं है। करो ज़रा, ऊपर कितने का था वो? 2350 का। कस्टम शामिल करो। 2350 में इंटू 1.15 वाला करना तरीका।
जो भी आता है वो खुद लिखो, मुझे ना बताओ, बस खुद करो, खुद लिख लो अपने लिए। कस्टम इग्नोर किया तो आप गलत हैं। अच्छा, कस्टम क्यों ऐड किया है? इंट्रो टू अकाउंटिंग कहती है किसी भी चीज़ को अपने बिजनेस प्रीमिसेस तक लाने में रास्ते में जो कराए, जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस देने हैं वो उसकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। तो ये वो असूल लगाया है, ये मेरी सब्जेक्ट का नहीं है, ये इंट्रो का असूल है। ठीक है, नहीं समझ आई? तो जो नया रेट आएगा ना वो यहाँ काबिल इस्तेमाल है। चलो मैं तो अभी बाद में इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आपने रेट बढ़ा लिए। ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये असूल ये किताब में नहीं होते, ये आपके दिमाग में आने चाहिए। पढ़ा दिए हुए सर ने, बस उनको रिकॉल करना मेरी जिम्मेदारी है एज अ टीचर, ताकि आपको ये रट्टा ना लगा लें कि 15 ही हमेशा जमा करना है। नहीं, क्यों करना है? किसी भी चीज़ को पर प्रेजेंट बिजनेस लोकेशन तक लाने में जो खर्चा होगा, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, लोकल ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी, जो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, जितने मर्जी खर्चे हों रास्ते में चीज़ आपके बिजनेस प्रीमिसेस तक आने तक, वो सारे खर्चे, हाँ रिफंडेबल टैक्स सेल टैक्स होता है वो नहीं ऐड करना। रिफंडेबल टैक्स कौन सा टैक्स होता है वो नहीं ऐड करना, वो लिख लें, अगर वो आ जाए तो इग्नोर, डू नथिंग। सेल टैक्स इज अ रिफंडेबल टैक्स, डू नथिंग। ये आपके टीचर ने अकाउंटिंग में बताया होगा, अगर बताया तो अच्छा है, नहीं बताया तो भी अच्छा है। वो टैक्स नहीं ना पड़ा होता आप लोगों ने उस वक्त तक, वो इसलिए कहते हैं सेल टैक्स के पंगे में क्या डालें। वैसे सेल टैक्स की एंट्री हैं वहाँ इंट्रो में नहीं है, बस ठीक है, नहीं है। FR1 में अभी तक सेल टैक्स की कोई एंट्री शेंट्री नहीं पड़ी, फिर ठीक है, इसका मतलब है वो फिर सेल, आपको तो पता ही नहीं होगा फिर सेल टैक्स क्या होता है, जिन्होंने अभी तक टैक्स नहीं पढ़ा। आगे चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मगर यार यहाँ आ जाओगे तुम डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे मैथ के अल्टरनेटिव ना पूछा कर मुझसे, ये सवाल नहीं है। आगे चलो, सेल टैक्स इज अ रिफंडेबल टैक्स, हमारी पूरी कॉस्ट में आ जाए, डू नथिंग। MFA में तो सवालों में आया हुआ है, तो वहां पे तो मैं कहूंगा जिसको नहीं आता उसको टैक्स नहीं पढ़ा होगा, तो टैक्स से पहले MFA नहीं पढ़ना, तो टैक्स का सब्जेक्ट पहले पढ़ लें। बेहतर है FR2 भी पढ़ चुके हूँ तो MFA पढ़ना है, क्यों? बड़ा सिलेबस हैंडल करने की आपको आदत पड़ जाती है। तो CMA भी एक बड़ा सिलेबस है, बल्कि CMA ही करने से आप काफ़ी सीधे पदरे हो जाएंगे। जो CMA पास कर लेता है उसको बड़ा सिलेबस हैंडल करना आ जाता है विद मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। एक समंदर है कॉन्सेप्ट्स का इसमें छुपा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ही आपके सामने आ रहा है, कुछ बातें घूम घूम के आ रही हैं, तो हर सवाल में कोई नई बात है। आगे चलो, नेक्स्ट वो कहता है कंपनी इज निगोशिएटिंग विद द वेंडर। वेंडर किसे कहते हैं? जिससे चीज खरीदी जाए। कंपनी इज निगोशिएटिंग विद द वेंडर हु हैज एग्रीड टू ऑफर फर्दर डिस्काउंट। अब फर्दर डिस्काउंट का मतलब यह है कि बेटा वो जो ऊपर आपको रेट कॉस्ट दिए हुए थे ना, वो पहले ही डिस्काउंटेड थे। वो क्या थे? डिस्काउंटेड वैल्यूज थी जिन पे कस्टम लगाया आपने, वो आपको और डिस्काउंट देने पे रजामंद है, लेकिन कितना डिस्काउंट देना है वो रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है। इस लाइन का ताल्लुक रिक्वायरमेंट के साथ है, अभी छोड़ दें, मैं जब रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा तो आपको ये लाइन दोबारा पढ़वाऊंगा। इस लाइन का ताल्लुक इसके साथ है, शायद देखें रिक्वायरमेंट में कहीं डिस्काउंट लिखा हुआ आ रहा है, डिटरमिन द डिस्काउंट। वो डिस्काउंट आपने तय करके बताना है कि हमें कितना डिस्काउंट सप्लायर से लेना चाहिए, या यही आपने बताना है असल में। फिलहाल आगे छोड़ दे इस लाइन को। मटीरियल पूरा हो गया। मटीरियल की एक लाइन नीचे दी हुई थी बुलेट नंबर 2 में, 6% ऑफ द इनपुट क्वांटिटी ऑफ Y एंड Z वुड बी लॉस्ट ड्यूरिंग असेंबली प्रोसेस। तो ये वाली लाइन मटीरियल की जो नीचे दी थी वो उसके साथ नथी कर दे एरो लगा के कि ये लाइन ऊपर वाले पैरा के साथ कनेक्टेड है। गलत जगह पे आई कैप ने दी, सवाल गलत नहीं है, तंग करने के लिए दिया है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो सवाल ऊपर से पकड़ते हैं, पढ़ता जाऊंगा करता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा करता जाऊंगा, पूरा सवाल एक दफ़ा नहीं पढ़ा, ये उनको डॉच करने के लिए है। जो एक दफ़ा पूरा सवाल पढ़ ले फिर करता जाए, पैरा पढ़ते जाओ करते जाओ, उसको इससे मसला नहीं होगा। आओ भाई करो ट्रीटमेंट। लिखो मटेरियल का रेट क्या था बताओ, पहले का। एक बच्चा बताएगा, यार आपने बताना है रकमे, बाकी खामोश रहें, बच्चियां तो बिल्कुल ना बोले। 2350, क्योंकि आप इतना शोर करते हैं मुझे इरिटेशन शुरू हो जाती है। 2350
अच्छा था पहले, तो ये 1.15। अगला क्या था? 1400। चलो अभी देखते हैं, फिर पूछूंगा रकमें फिर बोलना। 1.15 ये मैं कस्टम डाल रहा हूँ इसमें, कस्टम का इम्पैक्ट। जो आंसर आ रहा है वो नहीं लिख रहा, इतना टाइम नहीं होगा मेरे पास पेपर में। वो आपने कर लिया, अच्छा किया है, मैंने बस इस तरह लिख दिया है। कुछ बच्चे ये जवाब आने के बाद इसमें कस्टम ऐड करते हैं एक दफ़ा, वो भी ठीक है। वो कहते हैं बार बार क्यों कर रहे हैं, एक ही दफ़ा कर देते टोटल रकम पे, वो भी हो सकता है। चलो कितना है जी, ये कितनी थी? 1200 रुपये पर यूनिट। ये मैंने आपको कहा था मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट होती है मटेरियल का रेट इनटू मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट। ये मैंने कस्टम रेट में डाला है, रेट में इनकॉर्पोरेट किया है। क्वांटिटी में वेस्टेज आएगी अगर होगी, मेरा ख्याल है इसमें वेस्टेज नहीं थी, तो इनटू 1 यूनिट ऑफ एक्स मटेरियल। प्रोडक्ट को बनाने पर प्रोडक्ट भी यूनिट्स में है और मटेरियल भी यूनिट्स में है, तो जब भी मटेरियल यूनिट्स में होगा तो यूनिट के साथ आगे नाम लिख देना मटेरियल का, 1 यूनिट ऑफ डबल एक्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये प्रोडक्ट का यूनिट नहीं है। प्रोडक्ट का 1 यूनिट बनाने पर रॉ मटेरियल का 1 यूनिट। जैसे लैपटॉप बनाने पर 1 हार्ड ड्राइव लगती है, तो 1 लैपटॉप इक्वल टू 1 हार्ड ड्राइव, तो हार्ड ड्राइव का 1 ही यूनिट लगता है। तो फिर हम क्या कहते हैं, 1 लैपटॉप यूजेस 1 यूनिट ऑफ हार्ड ड्राइव। एक लैपटॉप में रैम शैम ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन स्क्रीन भी एक ही होती है, कीपैड भी एक ही होता है। करो मल्टीप्लाई, क्या आता है भाईजान आप बताओ? 27, इसको सॉल्व करके इस सारे को, हाँ पॉइंट्स बता दो। 0.5 पर यूनिट राउंड नहीं करते होते, पर यूनिट राउंड नहीं करते, 2 डेसिमल्स तक लिखो। पर यूनिट कभी रकम राउंड नहीं करनी, 2 डेसिमल तक लिखो, ये आदत बना लो। टोटल में होता था मसलन 2 लाख समथिंग या 27 लाख होता, फिर मैं राउंड करूंगा। पर यूनिट को राउंड नहीं करते, या असूल लिख लें, कॉपी के ऊपर लिखो जल्दी से, आपको बार बार याद नहीं रहता। पर यूनिट रकमों को राउंड नहीं करते। आगे चलो, मटीरियल वाई वाई में मसला है, वेस्टेज है। मटीरियल वाई वाई में क्या है? अगर मैंने यहां पे 1.5 kg लिख दिया तो गलत हो जाना है, क्योंकि इसमें तो वेस्टेज है। तो वेस्टेज का फॉर्मूला कराया था कल, वो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। अब वो वेस्टेज इनपुट पर बेस कर रही है, तो आएंगे W1 पे, मटेरियल वाई वाई की वेस्टेज के बाद। तो ये अगले सफ़े पर आप वर्किंग करेंगे, मटेरियल वाई वाई में वेस्टेज है। तो मैंने कहा था टोटल मटेरियल, बल्कि दोनों मटेरियल्स का कर लें जिनमें वेस्टेज है, एंड जी हेडिंग एक ही दे दें फॉर्मूला, ताकि एक दफ़ा इंग्लिश लिखनी पड़े। टोटल मटेरियल परचेज एंड यूज, जिसको इनपुट कहते हैं, इज इक्वल टू मटेरियल यूज्ड ऑन ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ EXV99, इसको आउटपुट कहते हैं। और आगे क्या होता है, प्लस मटेरियल का लॉस। मैंने कहा था इनमें से कौन सी फिगर गिवन होती है, ये। तो मटेरियल डबल वाई के लिए ये रकम हमें दी हुई थी 1.5 kg पर यूनिट, मैंने बताया था ये गिवन होगी। लॉस कितने परसेंट का है? 6% ऑफ इनपुट। तो नहीं, इसको इनपुट कहते हैं, ये नहीं है, ये एक्स रखा जाएगा। अब आप इसको रीअरेंज करेंगे, तो ये रीअरेंज होकर मेरा ख्याल है जो एक्स बनेगा 1.5 डिवाइडेड बाय 0.94, क्या आ जाएगा? 1. तो बेहतर ये होता है कि आप ये लिखें
या कई बच्चे इसी सारे फैक्टर को इधर शिफ्ट कर देते हैं। 1.5 डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 0.94, वेस्टेज का इफेक्ट हो गया। राउंडिंग ऑफ एरर नहीं आएगा। अब ये भी लिख सकते हैं 1.5957 समथिंग जो भी है। ये रकम लेके आ रहे हैं, असल में 1.5 नहीं आ रहा, वो 1.5 धोखे के लिए है। 1.5 नहीं आना, 1.5957 kg पर यूनिट। 2569.0, चलो 15 कर लो। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ सबका आना ही आना है। कोई 2 डेसिमल पे ले रहा है, कोई 3 पे ले रहा है, इतना कोई इशू नहीं है। जी जनाब, 2569.15, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। इसी तरह जी को खुद करें, उसमें भी 6% वेस्टेज है, वो खुद करें। उसके ये क्या केजी निकलते हैं, उसके क्या ये निकलेंगे इसी वर्किंग के नीचे। वन 1.0638 kg, सब चेक करें। केजी है यूनिट है, यूनिट है सॉरी। 1.0638 यूनिट्स ऑफ डबल जी, 14608 या 09, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा सबका मेरा। 1468.09। लो जी, मटेरियल्स मुकम्मल हो गए। कल जो वेस्टेज सीखी थी वो आ गई। 2 मटेरियल में वेस्टेज थी तो मैंने केजी बढ़ा लिए। हमारी जेब पे जो वज़न पड़ेगा ना वो इतने केजी का पड़ेगा। हम ये ख़रीद के लाएंगे सप्लायर से हर यूनिट के बदले। हमारी जेब पे इसका वज़न पड़ना है। हमने सप्लायर से 1.5 केजी नहीं ख़रीदना, ये ख़रीदना है। तभी तो इसका नाम है मटेरियल परचेज एंड यूज्ड। आज जनाब लेबर पे आते हैं। किस पे आते हैं, लेबर का पैराग्राफ लेकिन पढ़ूंगा। यहाँ तक सब लोग आके छोड़ दें ज़रा प्लीज़, लिख के छोड़ दें जल्दी से, शाबाश। हाँ जी, कहता है लेबर में ऑन एवरेज, ऑन एवरेज, ऑन एवरेज का मतलब होता है थोड़ा कभी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज assembling of 1 unit would require 1.8 skilled labor hours। ये आपको वो प्रोडक्टिव आवर जो प्रोडक्ट पे लगने वाले हैं वो दिए है। असेंबलिंग का मतलब है पुर्जे जोड़ना, मैन्युफैक्चरिंग है ये इनकी। तो असेंबलिंग पर 1.8 आवर्स लगते हैं। ये अभी इसमें वेस्टेज शामिल नहीं है, ये प्रोडक्टिव टाइम है। और वेजेस रेट कितना दिया हुआ है, 200 रुपये पर आवर। अगर सिर्फ यहाँ तक होता, ये एक लाइन होती, तो मैंने क्या करना था, 200 रुपये पर आवर, 1 घंटे के 200 रुपये हैं, लेकिन प्रोडक्ट 1 घंटे में नहीं बनती। 200 रुपये पर आवर इंटू 1.8 करके जवाब निकाल लेता, सवाल ख़त्म। लेकिन यहाँ पे मसला क्या पड़ गया है, उसने आगे कहा है प्रोडक्शन वुड बी कैरिड आउट इन अ सिंगल शिफ्ट ऑफ, 8 घंटों की एक सिंगल शिफ्ट होगी। प्रोडक्शन 8 घंटों की सिंगल शिफ्ट में होगी। तो हमें तो शिफ्ट का चाहिए ही नहीं डाटा, हमें तो एक यूनिट का चाहिए। बताओ भाई एक यूनिट पे क्या ज़ाया हुआ है ये वो। उसने कहा जी एक शिफ्ट के 8 घंटे हैं, और शिफ्ट के स्टार्ट पे जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम मशीनों को प्रिपेयर करने का होता है, जिससे लेबर का भी वर्कर का भी टाइम ज़ाया हो जाता है, वो 30 मिनट है, यानी आधा घंटा। हम क्योंकि पीछे सवाल आवर में लेके चल रहे हैं, तो इस 30 मिनट को डिवाइडेड बाय 60 करके 0.5 लेबर आवर बनेंगे। इसका मतलब है ये बात समझ आई, हमारी शिफ्ट कितने घंटे की है, 8 घंटे की शिफ्ट है। हर शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा टाइम ज़ाया चला जाता है, आइडल, नॉन प्रोडक्टिव। सेटअप टाइम नॉन प्रोडक्टिव टाइम को कहते हैं। तो काम कितने घंटे होता है,
ये प्रोडक्टिव टाइम है। अब ये उसने आपको डाटा क्यों दिया है? एक्चुअली जब भी सवाल में मैंने कहा था वेस्टेज होगी तो वेस्टेज की परसेंटेज होनी चाहिए, उसने आपको वेस्टेज की परसेंटेज देने की बजाय ये एक्स्ट्रा डाटा दिया है जिससे परसेंटेज खुद बनानी पड़ेगी। शिफ्ट के टाइम में जितनी परसेंटेज निकलेगी वही मैं पर यूनिट पे ज्यूम करूंगा। पूरी शिफ्ट में जितने परसेंट टाइम वेस्ट होता है मैं फिर ज्यूम कर लूंगा एक यूनिट के बदले भी उतना टाइम ज़ाया होगा। बात समझ आ रही है? तो ये शिफ्ट का टाइम पता क्यों दिया हुआ है ज़ाया, टोटल टाइम ज़ाया, ताकि आप जो लॉस टाइम होता है उसकी परसेंटेज निकालें। अब जिसको मैथ में परसेंटेज ही नहीं निकालनी आती वो बच्चा तो यहाँ आके स्टक हो जाएगा। तो परसेंटेज निकालने का तरीका हमेशा याद रखते हैं मैट्रिक के नंबरों से। टोटल मार्क्स हमेशा नीचे रखते थे आप, हासिल शुदा नंबर जिसकी आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं वो ऊपर रखते थे इंटू 100। इसी तरह टोटल नीचे रखना है और जिस चीज़ की तुम परसेंटेज निकालना चाहते हो, अगर मैं इसकी निकालना चाहता हूँ क्या करूँगा, 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल शिफ्ट का टाइम, 0.5 डिवाइडेड बाय 8 घंटे इंटू 100%, यानी टोटल टाइम में से 6.2% टाइम वर्कर का ज़ाया होता है मशीन के सेटअप होने से। अगर कोई बच्चा इसकी परसेंटेज निकाल लेगा, निकल तो वो भी आएगी लेकिन वो ज़ाया हुए टाइम की परसेंटेज नहीं होगी, वो प्रोडक्टिव टाइम की परसेंटेज है और हमें ज़ाया की चाहिए होती। अब ये कैसे निकालेंगे? असूल वही है मैट्रिक के नंबरों की तरह, टोटल नीचे रखना है और मैं क्योंकि अब इसकी परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ तो 7.5 को ऊपर रख लें। ये कितना आता है? यानी इस इदारे की जब भी शिफ्ट परफॉर्म होती है, शिफ्ट छडोन, बस जब भी काम होता है 6.25% आइडल टाइम होता है और 92 पॉइंट समथिंग क्या होता है, प्रोडक्टिव टाइम है। और ये क्योंकि टोटल टाइम पे बेस किया, टोटल टाइम को इनपुट कहते हैं। टोटल टाइम को क्या बोलते हैं? मेरी बात समझ आ रही है? तो इस सवाल में लेबर की वेस्टेज टाइम परसेंटेज में नहीं दिया हुआ था, वेस्टेज परसेंटेज में नहीं थी, वो मैंने निकाली अभी। 6.25% कैसे आया? 0.5 घंटे डिवाइडेड बाय 8 घंटे की टोटल शिफ्ट इनटू 100, तो 6% ऑफ टोटल टाइम या इनपुट टाइम भी कह सकते हैं इसको। अब आप लेबर को करो खुद सॉल्व, वेस्टेज वाला जो कल मैंने फॉर्मूला कराया था वो खुद अप्लाई करो, फिर मैं टैली करता हूँ। चलो जवानों सोना नहीं, मैट्रिक के नंबरों की परसेंटेज आती है तो दुनिया में किसी भी चीज़ की परसेंटेज आ सकती है। कितना पर यूनिट आता है? 384। लोग निकाल के भी बैठ गए, माशाल्लाह, गुड। करो करो, बाकी सारे करो। हो गया क्या? तुम्हारा भी 384 है? सब करो, देखो होता है नहीं होता, मैं करवाता हूँ लेकिन आप खुद ट्राई करें। अच्छा, उसने देखो ना क्या ट्रिक खेला है, परसेंटेज देने की वजह परसेंटेज भी आपको मैथ के चक्कर में डाल दिया है कि बच्चा खुद निकाले परसेंटेज। 5.5 घंटे वेस्टेज थे तो उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल लिया। मैंने कहा था लॉस हमेशा परसेंटेज में दिया होगा, उसने नहीं दिया तो एक्स्ट्रा डाटा दिया कि निकालो खुद। जी करो बेटा करो, जल्दी करो। 384 आ गया? सबका आ रहा है 384? किसी बच्चे का 384 ना आ रहा हो, जो बात समझना है पूछ लें, साथ वाले हमसाए से पूछ लें, वो आपकी सादा ज़बान में बता रहा है। फिर भी ना समझ आए तो मुझे हाथ खड़ा करें, मैं बताता हूँ। जिसको ये बात समझ नहीं आई, 384 रुपये पर यूनिट आ रहा है। जी ये आएगा 200 रुपये पर आवर इंटू 1.92 लेबर आवर, 1.92, 384 है, 84 पर यूनिट। ये ऊपर वाले का टोटल क्या आया था, किसी ने किया हो? 0.6 9 5 14 64, मेरे पास तो ये आ रहा है 6739.64 और ये आ रहा है 3, लेकिन इसकी मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी तो मैं आने लगा हूँ यहाँ वर्किंग लेबर के वेस्टेज टाइम की, वर्किंग 2। ये कैसे आया सर 1.92? वहाँ तो 1.8 दिया हुआ था,
सॉरी, ये 7.4, चलो वर्किंग 2 ये मिटा रहा हूं, ये लिख ली थी। हाँ जी, लेबर की वर्किंग 2, लेबर की वेस्टेज के साथ लेबर आवर्स कैसे निकालने हैं पर यूनिट, लेबर आवर पर यूनिट कैसे निकालने हैं। तो मैंने कहा था टोटल लेबर आवर्स पेड इक्वल टू लेबर आवर्स यूज्ड ऑन ईच कंप्लीट यूनिट और आइडल टाइम कह दो या नॉर्मल लॉस कह दो टाइम का। लेबर का टाइम ज़ाया होता है, ये परसेंटेज में होना चाहिए। ये 1 पॉइंट दिया, मैंने कहा था ये दिया होता है, ये टोटल टाइम फाइंड करना होता है। अब ये चीज़ इसके ऊपर ही बेस मैं करूंगा, लेकिन पता नहीं कितने परसेंट है। तो ये परसेंटेज मैंने फाइंड किया फ्रॉम द शिफ्ट डाटा, ये परसेंटेज छुपा गया था वो। तो शिफ्ट के डाटे से मैंने परसेंटेज कैसे फाइंड की, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज, टोटल शिफ्ट का टाइम 8 घंटे, आधा घंटा सेटअप या आइडल टाइम कहते हैं उसको, 7.5 घंटे प्रोडक्टिव है। मुझे प्रोडक्टिव फिलहाल नहीं चाहिए, मुझे तो ज़ाया की परसेंटेज चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाय 8 घंटे, टोटल टाइम ज़रब 100, 6.25% ऑफ टोटल टाइम। तो यहाँ आ जाएगा 6.25% x। अब आप x निकाल लेंगे, जब आप x निकालेंगे 9 क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या कहते हो, नहीं समझ आई। बुलेट नंबर 3 में हाई लो खुद लगाओ, चलो हाई लो, बल्कि चले मैं ही पढ़ता हूँ, टाइम कम है, फिर आपने टाइम ज़ाया कर लेना है। कहता है क्वेश्चन में, ओ भाई बाद में जल्दी करो सवाल, देखो तुम पहले ही सवाल पे फोकस नहीं करते, मेरे साथ आगे ना बैठना, नहीं तो मैंने किसी ने तुम्हारी कान पकड़ा देने हैं। तुम ध्यान तुम्हारा इधर उधर की चीज़ों पे है, पढ़ क्या रहे हो, नहीं तुम सही नहीं पढ़े, मज़ा नहीं आ रहा। मेरे इधर नहीं बैठना तुमने, कल से पीछे बैठो, जहाँ मर्जी बैठो, मुझे नज़र ना हो, वजह तुम मस्ती प्रोग्राम हो। कहता है कंपनी, सीरियस नहीं हो, कहता है कंपनी वर्क्स एट अ, कंपनी वर्क्स, और ये लिख लिया सबने कि छापा लगा रहे हो, आ जाए आप सब सवाल जी, जो छापा लगा रहा है ठीक है, गुंगलू है। कहता है कंपनी वर्क्स एट अ नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी ऑफ 4 मिलियन स्किल्ड लेबर आवर। नॉर्मल कैपेसिटी क्यों दी होती है, नॉर्मल कैपेसिटी OAR के नीचे बेस में आती है, OAR के नीचे, इसके साथ एनुअल को अंडरलाइन कर ले जरा। जब भी टाइम पीरियड आ जाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, एनुअल है ये, लेकिन नीचे वाला डाटा क्वार्टरली है। हाँ जी, ये डेट कैपेसिटी एनुअल कितनी है, 4 मिलियन। आगे एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड स्किल्ड लेबर आवर फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर आर एज अंडर। मैंने आपसे कहा था पिछले क्वार्टर्स का या पिछले पीरियड का एक्चुअल डाटा अगले पीरियड की एस्टिमेशन में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये पिछले पीरियड का जो एक्चुअल डाटा उसने दिया है, कहता है 30 सितंबर 2014 को जो क्वार्टर ख़त्म हुआ, असल में ये क्वार्टर शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2014 से 30 सितंबर। इस क्वार्टर में आपने टोटल 9,05,000 घंटे काम किया, यहाँ घंटे बेस है, और 65.6 मिलियन के ओवरहेड्स थे।
प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब ही ये होता है फिक्स वेरिएबल दोनों शामिल हैं। 31 दिसंबर 2014 वाले दिन आपने 10,50,000 घंटे काम किया और 68 मिलियन के ओवरहेड थे। अब उसने ये कहा नहीं कि हाई लो लगाओ। जब भी ओवरहेड कॉस्ट दो वॉल्यूम के साथ, दो या दो के ज्यादा वॉल्यूम के साथ आ जाए तो आपने उसमें से फिक्स वेरिएबल अलहदा हाई लो से ही करने हैं। तो इसमें हाई लो की वर्किंग करेंगे, इसमें से फिक्स अलहदा कर लेंगे, वेरिएबल अलहदा, और हमारे पास OAR आ जाएंगे। तो आए जी वर्किंग 3 लिखें। वर्किंग 3, हमें OAR चाहिए। हमें क्या चाहिए? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए। लेकिन यहां पे डाटा वैसे नहीं दिया हुआ, बजटेड ओवरहेड्स नहीं दिए हुए सीधे सीधे। तो वर्किंग नंबर 3, वेरिएबल ओवरहेड्स का OAR चाहिए और फिक्स्ड ओवरहेड का OAR चाहिए। तो हाई लो मेथड का जो पहला स्टेप था उसमें मैंने कहा था आपने पहले वेरिएबल ओवरहेड्स निकालने। क्या निकालने? टोटल कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस, ये फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं होता, टोटल कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लो लेवल। नीचे हाई वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम यूनिट में नहीं है, घंटों में है। तो ज़रा ये फॉर्मूला लगाइएगा प्लीज़। टोटल कॉस्ट कितनी थी? हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम मतलब 10,50,000 घंटे, 10,50,000 घंटे, ऊपर उसकी कॉस्ट लिख दे 68 मिलियन क्वार्टर की, ये 65.6 मिलियन है। कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करें, वॉल्यूम में से वॉल्यूम, तो ये सॉल्व करके 24 रुपए पर लेबर आवर आ जाएगा। तो ये वेरिएबल का OAR डिस्कवर हो गया किस्म का, ये वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आवर आ गया है। ये OAR ही है, शक्ल ही इसकी बता रही है, कहीं लिखा नहीं उसने, लेकिन पर आवर पे जब भी ओवरहेड्स आ जाएं तो ये OAR ही है वेरिएबल ओवरहेड्स का। अब मुझे फिक्स का OAR भी चाहिए, ये तो वेरिएबल का आया। पता लग गया ये कैसे आया? ये जिसको नहीं आता बेसिक का लेक्चर जाके दोबारा देखे, वहां पे हाई लो करवाया था मैंने। कई लोगों के लिए बिल्कुल एस्टॉनिशिंग होगी क्योंकि ये उस वक्त बेसिक के बाद पता नहीं को 12-14 लेक्चर के बाद आया है, भूल गए होंगे। तो आज जाके बेसिक्स के आखिरी लेक्चर्स में देखना, आखिरी 1-2 लेक्चर्स में वहाँ हाई लो होगा। इसके बाद हमें क्या निकालनी होती है? हाई लो में हमें टोटल फिक्स्ड ओवरहेड निकालने होते हैं, पर आवर नहीं आते, टोटल आते हैं इधर। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, वो मैं ये y इज इक्वल टू इस फॉर्मूले के जरिए लिखता हूं, कुछ लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। y में क्या लिखते होते थे? y में लिखते होते थे इनमें से कोई एक टोटल कॉस्ट। y में क्या लिखते थे? टोटल कॉस्ट, इनमें से कोई एक। a में लिखते होते थे, ये फाइंड करते थे टोटल फिक्स कॉस्ट। b होता है ये ऊपर वाला, ये b होता है वेरिएबल ओवरहेड, और x में लिखते होते हैं वॉल्यूम, हाई या लो वॉल्यूम में से कोई एक। ये हमने पढ़ा था, आप क्योंकि भूल चुके हैं इसीलिए मुझे दोबारा बताना पड़ता है। तो ये अब बार बार बताने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए बेहतर है आप चीज़ों को पक्का करें। ये जो देखने में एक दफ़ा आ जाती है ना कि लो जी समझ आ गई है, बड़ा अच्छा समझ आया है, वो उतनी स्पीड से दिमाग से निकलती है अगर रिवाइज़ ना करें। रिवाइज़ करें, अव्वल तो 100% समझ नहीं आता होता, 40-50% आता है, घर जाके दिमाग लड़ाते हैं तो समझ आता है। जी टोटल कॉस्ट ये ले रहा हूँ मैं, आप ये भी ले सकते हैं, मैं ये ले रहा हूँ 68 मिलियन, ये फाइंड करना है।
वेरिएबल का रेट था 24 रुपए पर आवर, 10,50,000 घंटे। तो ए निकाल लें। फोर टू 800,000 चलो ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट आ गई। अभी तक OAR तक नहीं पहुंचे। अब ये पिछले पीरियड की एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है। हमने रेट के लिए इसी को बजटेड समझना है। हमारा जो रेट का फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल, अब वो लगेगा। हमारा जो रेट का फॉर्मूला होता है ना वो होता है बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट, ये एक्चुअल थी, इसी को बजटेड अज्यूम करेंगे, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, फड्डा एक पड़ गया है कि ये क्वार्टरली डेटे से निकली है तो ये पर क्वार्टर है, और नॉर्मल कैपेसिटी एनुअल है। मसला पड़ जाना है अगर आपने टाइमिंग को अहमियत ना दी। ये पर क्वार्टर मतलब 3 माह की रकम है, और जो नॉर्मल कैपेसिटी दी है वो साल की रकम है, 12 माह की। जब टाइमिंग आ जाए तो आपके दिमाग पे अलार्म बजना चाहिए, कंसिस्टेंट टाइमिंग, कंसिस्टेंट टाइमिंग, लाइक विद लाइक टाइमिंग जी। तो फिक्स का OAR कैसे आता है, बजटेड फिक्स कॉस्ट है 42.8 मिलियन मेरा ख्याल है पर क्वार्टर, और नीचे जो ये दी हुई है 4 मिलियन, ये क्या है, पर एनम है। तो आसान तरीका ये है, इसको भी पर एनम कर लो या नीचे वाले को पर क्वार्टर। एक साल जस्ट लाइक अ पिज्जा है, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो जब आप पिज्जा लेते हैं तो उसके क्वार्टर्स किए जाते हैं, कई तो 6-8 भी करते हैं। चिकन का भी क्वार्टर मिलता है, चिकन चरगे का। तो बेटा खाने पीने की मिसाल इसलिए भूख आपको लगे, तो क्वार्टर 1 2 3 4 4 क्वार्टर एक साल में होते हैं। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर 3 माह पर मुश्तमिल है, 3 3 3 और 3, 4 क्वार्टर 3-3 माह के, तो 4 होते हैं, ठीक है। ये एक साल, ये क्वार्टर है, ये एक क्वार्टर के 42.8 हैं, तो 3 और क्वार्टर होंगे इस तरह। तो टोटल इसको 4 क्वार्टर से ज़रब दे दो तो ये पर एनम पे कन्वर्ट हो जाएगा। कितना था 42.8 को इंटू 4 करना, मैं पर एनम कर लेता हूँ उसको, 171 मिलियन पर एनम बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी पर एनम, तो रेट आ जाएगा। अच्छा भाई चलो वही आ गया पर आवर 42 ये ले जी। ये क्या किया मैंने, ये मैंने वेरिएबल अलहदा किए, ये फिक्स किए, हाई लो यहां खत्म हो गया, हाई लो यहां खत्म हो जाता है। इसके बाद ये काम क्या मैंने किया है, ये स्टेप 3 मैंने अपना रेट का फॉर्मूला लगाया है, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। अब मेरे पास दोनों OAR आ चुके हैं। वेरिएबल का OAR है ये 24 रुपए, वेरिएबल का OAR है 24 रुपए, फिक्स का OAR है इनटू करें जी, अब इनटू लेबर आवर करना है, जी, इनटू 1 पॉइंट कितने हैं जी लेबर के 92 लेबर आवर्स। ये कहां से आया 24 रुपए, ये वाला जो आंसर निकाला था स्टेप 1 से, ये कहां से आया 42.8, ये जो तीसरा स्टेप निकाला था आपने, एक मिनट खामोश रहें, हमने बेसिक के चैप्टर में पढ़ा था अगर रेट
पर लेबर आवर हो तो इनटू लेबर आवर कर देते, ठीक है? नहीं ठीक, जिसने भी यहाँ 1.92 ले लिया वो गलत है। हमने कहा था ओवरहेड्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड फॉर प्रोडक्टिव टाइम। नॉन प्रोडक्टिव टाइम की तनख्वाह तो होती है वर्कर की, मशीनें नहीं चल रही, फ्यूल कंज्यूम नहीं हो रहा। कल वाली एग्जांपल में भी ये लिखा हुआ है, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब फॉर एक्टिव आवर्स वर्क्ड। जिसने यहाँ पे 1.92 लिया, ऊपर क्यों लिया है? ऊपर तो अगर आप उसको तनख्वाह कम देंगे वो तो कोर्ट चला जाएगा, सर जी लाइट इनकी जाती है मेरी तो नहीं, जज साहब इन्हें पकड़े, 1.8 आवर्स मैं काम करता हूँ, बाकी 0.12 आवर में बैठ के मशीन ही तैयार कर रहा होता है इनका, मैं कौन सा सिगरेटें पी रहा होता हूँ। तो इसीलिए तनख्वाह हमेशा टोटल टाइम की, ओवरहेड्स हमेशा प्रोडक्टिव टाइम के, अगर लेबर आवर पे बेस कर रहे हैं। जिन्होंने यहाँ 1.92 लिया वो सब गलत है। गोंगलू शीशा देखें आ जाके, 1.8 आवर्स लेने थे। जिनका दिमाग ये आके कहीं रुका है वो सही डायरेक्शन पे थे, बस एतमाद की कमी थी। ये बच्चे को तो मैंने खामोश करा दिया, बाकी ये सही कह रहा था, ये बताने लगा था। हाँ जी, कई लोग सिर्फ छापा लगाने आते हैं और वो छापा लगा के ही चले जाते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? अच्छा भाई, जिन्होंने 1.92 लिया उन्होंने क्या गलती की? जब मशीन प्रोडक्ट नहीं बना रही थी तब के भी ओवरहेड प्रोडक्शन कॉस्ट में ले दिए, और जब मशीन चलेगी तो खर्चा होगा ना, लाइट चलेगी, कंज्यूम करेगी बिजली, खड़ी मशीन तो नहीं ना लाइट खा रही। इसीलिए ओवरहेड्स हमेशा किस टाइम के होंगे? प्रोडक्टिव कहाँ टाइम के। खड़ी मशीन कोई बिजली नहीं खाती, चलती भी मशीन बिजली खाती है, और वो ओवरहेड्स में आता है, बिजली का बिल, ये वो सारा कुछ। मशीन चलेगी तो मुरम्मत भी निकलेगी, मशीन चलेगी तो फ्यूल भी खाएगी, मशीन चलेगी तो बिजली भी कंज्यूम करेगी, ठीक है? बात समझ आ गई? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बाकी नेक्स्ट टाइम ख़त्म हो गया है, मैंने इसको मुकम्मल कल करूँगा, ये ना बीच में बोला होता तो हो जाना था मुकम्मल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।